तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर विल बी आवर लास्ट टॉपिक। ज़्यादा बड़ा नहीं है वेंट ऑफ फैक्टर, उसमें एसोसिएशन, डिसोसिएशन और उसमें थोड़ा बहुत कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को छिड़का जाएगा ऊपर से, इतनी सी बात की जाएगी। बट अब हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की पहले हम समझ लेते हैं कि उसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आप हेडिंग लगाइए, यहाँ पे नोट्स डी लिखिए, यहाँ पे लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो, जब किसी भी वोलेटाइल सॉल्यूशन में आप नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल्स डाल देते हो, ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल देते हो जिससे आपका वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर कॉज सम प्रॉपर्टीज़, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड, a non-volatile solute is added, कहाँ पे ऐड किया जाता है? इन वोलेटाइल सोल्यूशन, देन क्या होता है? वेपर प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। क्यों? वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है सॉल्यूट के आने से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यही बताती है हमको। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देन वेपर प्रेशर चेंजेस, ऐसे लिखे। This change in properties are called as colligative properties, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। देखो क्या होता है, जब आप टेस्ट दे के आते हो, कोई भी एग्जाम दे के आते हो, तो घर वालों को कोई टेंशन नहीं होती। आप अपना टेस्ट दे के आ गए, बस आपसे पूछा कि पेपर कैसा गया, आपने बोल दिया अच्छा गया, बस। वो तो हमको भी पता है आपके मार्क्स एक्चुअल में आने कितने वाले। आप जितना सोचते उतना तो आपको कभी मिलते नहीं है, और आप अच्छा बोलते हो तो घर वालों को एक रिलैक्सेशन मिलता है। उनको ये नहीं पता कि अच्छा कितना होता है। पर ये तो हो गया आपकी वोलेटाइल नेचर। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बाहर से एक लड़का जब आपके घर में घुस जाता है और जब बोलता है आंटी आंटी आंटी, जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उस एग्ज़ाम में ना मुझे इतने मार्क्स मिले, और वो मार्क्स अगर आपके मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा होता है तो कुछ मसला होता है, ठीक है ना। उसी मसले को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये तो भाई कहानी हो गई। इसी कहानी के थ्रू आप समझेंगे कि आप क्या कर सकते हो इस ऐसे कंडीशन में। देखो क्या होता है, क्या होता है? सबसे पहले आपकी क्या होती है? कंपैरिजन होती है। आपकी पेरेंट्स क्या करती है इस चीज़ में? कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन, मतलब रिलेटिव को भी आप कंपैरिजन ही बोलते हो, है ना। रिलेटिव। अच्छा, मान लो कि वेपर प्रेशर जो है ना वो आपके मार्क्स है। मान लो वेपर प्रेशर जो है वो आपके मार्क्स है, तो आपके मार्क्स क्या है? कंपैरेटिवली लोअर है। किससे? आपके फ्रेंड से। तो आप क्या बोलोगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है दोस्त। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इससे क्या हो गया? अब बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो आपके पेरेंट्स है, और आप कौन हो? फ्रीजिंग पॉइंट। आपका दिमाग ठंडा रहता है, आप एग्जाम दे के आए हो ठंडे दिमाग से, आप अभी खुश हो। पर आपके दिमाग, आपके पेरेंट्स का दिमाग जो हो चुका है वो आग बबूला हो चुका है, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट टच कर चुके हैं। तो क्या होगा? एलिवेशन, मतलब आपके पेरेंट्स भड़क गए हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जब आपके पेरेंट्स आप पे भड़क जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप में क्या बीतेगी, डिप्रेशन बीतेगी, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अगर आप में डिप्रेशन आ जाएगा आप क्या देखोगे, आप देखोगे मोटिवेशनल वीडियोस। इससे क्या होगा, आप वीडियोस देखोगे किस तरह से कंसंट्रेशन अपनी बढ़ा सके, किस तरह से अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सके, फोकस, है ना, पढ़ाई के टूवर्ड्स, है ना, ऐसे टाइप ऑफ वीडियोस आप सर्च करोगे। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर क्या है, कम कंसंट्रेशन है, आपके बाहर क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इससे आप क्या करना चाहोगे, आप बाहर से कंसंट्रेशन लेना चाहोगे थ्रू बाय वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, और इससे आपका कंसंट्रेशन आप इक्वल करना चाहोगे। मतलब आपको कंसंट्रेशन इक्वल करना है, और कंसंट्रेशन इक्वल किस में होता है, ऑस्मोसिस में, ऑस्मोटिक प्रेशर में। इसी कंसंट्रेशन के इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह से लोअर टू हायर, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इन सब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो आप कहाँ पे पढ़ोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी के साथ हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम इसको इन डेप्थ समझेंगे, वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है इन सबसे। वेपर प्रेशर में ये सारी चीज़ें होती है, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब आप सल्यूट को डालते हो। ऊपर से बता रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, वेपर प्रेशर घट जाती है। नाम से पता चल रहा है वेपर प्रेशर घट गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अभी आपको इससे पहले भी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में भी आपको बताया था, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको दिख रही है। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, वो तो कहानी थी और ये असलियत है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। हाँ, तो हेडिंग लगाइए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऐसे लिख रही हूँ मैं। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर का कम हो जाना। देखो, जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब मैंने एक चीज़ आपको इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में एक चीज़ नहीं बताया था, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्चुअल मतलब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अच्छा ये मैं नीचे लिख के बताती हूँ, मैं नोट्स में लिख के बताऊंगी, हाँ, सो दैट यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब तक मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, आपको एक वोलेटाइल सोल्यूशन लेना है, उसमें आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करना है। तो अब देखो क्या करना है। तो पहले क्या हुआ था, शुरुआत में आपको मैंने एक प्योर सॉल्वेंट पढ़ाया था कि नहीं, प्योर सॉल्वेंट पढ़ाया था। तो प्योर सॉल्वेंट क्या था, ए इंट्रैक्शन, AB इंट्रैक्शन, उनमें पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। तो उस प्योर सॉल्वेंट में आपको मैंने बताया था, एक प्योर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसमें वही लिक्विड देखने को मिलती है, कोई इम्प्योरिटी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आप मान लो कि लिक्विड ए जो है, ये ए वाला जो आपके मग्गे में दिख रहा है, वो एक प्योर लिक्विड है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्योर लिक्विड है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये क्या है, ये एक सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। इस चीज़ को भी समझ लो, अगली बार जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो आपको सॉल्वेंट सल्यूट के थ्रू बताऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, सोल्यूशन को जानना। क्योंकि आपको जब मैं अभी फॉर्मूलेज दूंगी ना, उसमें मैं डायरेक्टली ऐसे लिख के दूंगी कि मतलब सोल्यूशन है, मतलब रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, इनिशियल वैल्यू। अब हम बात करते हैं फाइनली क्या हुआ। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ सोल्यूट को ऐड किया, मतलब इसमें मैंने क्या ऐड किया, नंबर ऑफ सोल्यूट, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट करूंगी। अच्छा, जब आप मिक्स करते हो इसको ऐसे चीज़ों के साथ जो कि दूसरी लिक्विड होती है, तो वो फाइनली क्या बन जाती है, देखो फाइनली वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, AB करके रिप्रेजेंट कर देना। देखो आपने अब तक क्या पढ़ा है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ले लेते हो पानी क्या है, ए लिक्विड है जो सॉल्वेंट है प्योर, हाँ। तो अब क्या करते हो, आप पानी ऊपर से जब नमक छिड़कते हो, नमक क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ और ये रियल एग्जांपल भी है। तो आप नमक क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो कि वोलेटाइल नहीं है, ये आपको भी पता है।
तो अगर आप इसको ऐड करते हो और इसको मिक्स करते हो, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से नहीं पता है कि वो अंदर जाके घुल जाता है। आपको ये नहीं पता कि उसके सरफेस में जो पहला मिक्सचर जो था ए उसके साथ अभी ए की जगह बी उसकी पोजीशन ले लेती है, ए की पोजीशन। तो मतलब बी ने क्या किया, ए की पोजीशन को ले लिया। इससे क्या हुआ, पहले जितने वेपर प्रेशर निकलते थे उतने नहीं निकलेंगे, उससे कम निकलेंगे, क्योंकि बी जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अभी आपको इससे पहले भी केस में पढ़ाया था, ए क्या है, वोलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर इसमें क्या दिख रहा है आपको, कम हो गया। पर आपने क्या किया, एक सल्यूट को ऐड किया, किसमें, सॉल्वेंट में। तो जब सल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होता है तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट गिव्स सोल्यूशन। तो ये जो है इस पर्टिकुलर थिंग को, फाइनल जो आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर सीन को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। और ये क्या है, मिक्सचर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, है कि नहीं। अच्छा, अब अगर ये मिक्सचर है ए एंड बी का, तो आप मुझे बताओ सोल्यूशन का प्रेशर कितना हो जाएगा, फिर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, एम आई राइट। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। आपको इससे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ही मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बता दिया था, वो एक्चुअल डेफिनेशन तो नहीं था पर वो कॉन्सेप्ट था। वो ये कॉन्सेप्ट था कि मतलब वो जो कॉन्सेप्ट था मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज में अप्लाई होंगे। अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता रही हूँ, उसमें भी मैंने ये अप्लाई करके बताया, इसके आगे भी मैं जो बताऊंगी उसमें भी अप्लाई करूंगी। और इनफैक्ट मैं तो इस ड्राइंग को मिटाऊंगी ही नहीं, अब तो इसी ड्राइंग के थ्रू मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ओके, बस यहाँ पे टॉपिक चेंज कर दूंगी। अब ये पीए और पीबी हो जाता है। पीबी आपको मैंने बताया कि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो जब ये नॉन वोलेटाइल हो जाता है तो पीए रह जाता है, और पीए को आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हो कि नहीं। और पी ऑफ सोल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आप इसको अगर एक्स बी के टर्म्स में लिखना हो तो आप क्या करोगे, इसको आपको पता है 1 माइनस एक्स बी लिख दोगे। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बता रही, डेरिवेशन करके, डेरिवेशन तो चल ही रहा है, पर मैं आपको फर्दर सॉल्व करने से के बगैर मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ जो आपको बहुत काम में आएगा, जो इंपॉर्टेंट भी है। पी एस की वैल्यू जो है वो सेम है, अगर आप इसको डीपली देखोगे तो, है ना। तो पी ए इज ऑल्सो इक्वल टू पी एस, ये भी आप लिखे। क्यों, अभी मैं आपको एक क्या बताऊंगी, फॉर्मूला बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है, देखो, एक्स ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर जो कि सोल्यूशन का प्रेशर है, अपॉन इनिशियल प्रेशर। अब इसको आप पीएस की जगह पीए भी लिख सकते हो, मतलब इसकी सेकंड फॉर्मूला अगर आप बोले तो ये भी हो सकता है, पीए हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन पी नॉट ए। ये दोनों जो होते हैं इसके फाइनल फॉर्मूले होते हैं। अब बस ये ही नहीं होते इसके फाइनल फॉर्मूले, यहाँ तक आप थोड़ी बहुत बातें समझ लोगे, आगे चल के आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। वो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अच्छा उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में। मतलब आपको मोल फ्रैक्शन को थोड़ा कन्वर्ट करने में दिक्कत आ सकती है। कैसे, आपको बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे दिए होंगे, देखो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, यही पे बात कर लेते चलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। बहुत बार ना क्या होता है क्वेश्चन में ना, ये ए होता है ना, ए ज्यादा होती है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू बहुत कंपेरेटिवली कम होती है। कभी कभी आपको एन ए की वैल्यू 1000 दिख जाएगी और एन बी की वैल्यू 0.05, 0.35 ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे। ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। तो आप मुझे बताओ, ऐसे कंडीशन में आप क्या ऐड करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। जब आप इसको ऐड करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो डेसिमल का क्या हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में ना आपको क्या करना चाहिए पता है, आपको इस छोटे वाले मोल को निग्लेक्ट कर देना चाहिए टू 0। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर इससे क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन नहीं आ जाएगा, तो आपको एक्स बी की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी उस केस में। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको अच्छे से लिख ले और फिर मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने इसको एज इट इज रखा है क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी मेरे को, मैंने मिटाने की कोशिश की थी फिर वापस ओवरराइट कर दिया। हाँ, तो हम सेकंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है।
देखो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm। ये जो मैंने पानी लिया, इस पानी पे वेपर्स होंगे और ये वेपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो कि आपको पता है, और ये प्रेशर जब 1 atm हो जाएगा उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात बॉइलिंग पॉइंट की ये है, बहुत बच्चों को ये सब समझने में अच्छा नहीं लगता, उनको किसी किसी के दिमाग से ऊपर से चल जाता है, और मेरे भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप में से बहुत बच्चे शॉक हुए होंगे ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, मतलब दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट चाहता क्या है, प्रेशर के साथ दोस्ती करना, पर बॉइलिंग पॉइंट इस्तेमाल किसका करता है, टेम्परेचर का। मतलब टेम्परेचर को वो यूज़ करता है किसके लिए, प्रेशर को पाने के लिए। समझ रहे हो ना, दोनों का लव है, और ये तीसरा इंसान उनकी मैसेंजरिंग वाले काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। देखो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे और टेम्परेचर घटाओगे तो इससे प्रेशर चेंज होता रहेगा। तो प्रेशर को अगर आपको उसके 1 atm तक पहुंचाना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। आप इससे भी समझ लो, और इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ा था, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। मतलब प्रेशर जो है वो टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर को दोस्त बना लेता है तो वो प्रेशर तक पहुंच सकता है, प्रेशर को अपने कब्जे में कर सकता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट 1 atm वाले गोल तक पहुंच जाता है तब वो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ग्राफ बनाना। ये भी इंपॉर्टेंट था अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, क्योंकि 1 atm जो चीज़ है वो आपको ग्राफ में भी दिखेगी। ये देखो, ये चीज़ वैसे तो आपने 9th में पढ़ी रखी है, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स 1 atm, व्हेन प्रेशर बिकम्स 1 atm, टेम्परेचर विल बिकम इज इक्वल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्रेशर लूँगी एज इट इज़, प्रेशर यहाँ पे लिखूँगी और 1 atm को एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगी। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो पहले TB, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं TB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को TB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो पहले इनिशियल होगा फिर फाइनल होगा, हाँ कि नहीं। तो मतलब अब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। क्या हुआ, पहले सारे के सारे पार्टिकल्स जो थे वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, पर जब मैंने सल्यूट को ऐड किया तो क्या हुआ, अब इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, बढ़ गई यहाँ पे लिखा है बढ़ गई, लेकिन क्यों बढ़ गई, क्योंकि अभी जो है, अभी उस प्रेशर को पाने के लिए, यहाँ पे जितना प्रेशर था उस प्रेशर को पाने के लिए उसको और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की। टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो पावर की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी उस बॉइलिंग पॉइंट को पाने के लिए, हाँ कि नहीं। तो देखो ये था इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट जिसको मैं TB0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इसका प्रेशर क्या था, ये था। एट दिस टेम्परेचर TB0 बिकम्स 1 atm, ओके, इनिशियल टेम्परेचर। पर जब मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मतलब जब ये था इनिशियल सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया इसको सॉल्वेंट मानना है, इसको सोल्यूशन, तो ये क्या था हमारा सॉल्वेंट। पर अगर हम सोल्यूशन को देखें, वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है, ये डिक्रीज दिख रहा है, ये इनिशियल और फाइनल। तो अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया, मतलब ये सोल्यूशन जो है अगर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट की। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है वो TB और TB0 को डिफरेंशिएट कर रहा है। मतलब ये क्या है, डेल्टा T ऑफ B। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं आपको ऐसे करके बता दूँ, दिस इज डेल्टा TB।
दिस इज डेल्टा टीवी। ओके, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, ये देखो आप यहाँ पे लिखे, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू क्या, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करना। अभी तक बात खत्म नहीं होती दोस्त, अभी तो बस शुरुआत हुई है टीबी का वैल्यू। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन पता होना चाहिए, टीबी डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ये है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। अब आप मुझे बताओ, मैं ये आपको बोल के चल जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप नोट कर लो और लिख लो, आपको सेकंड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ। क्या आप अब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको लिख के बता सकती हूँ, आप इतने से फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये गलती मैंने खुद ने की थी जब मैंने इस क्वेश्चन ऐसे पढ़ के मैं चली गई थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक एक टर्म्स आपको बोलना क्या चाहता है, आपको डीपली गहराई में बोलना क्या चाहता है। आपको ये पता होना चाहिए जो टीबी है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपको बोल क्या रहा है, और एम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। के बी तो ठीक है, चलो कांस्टेंट है, पर नहीं दोस्त, यहाँ पे के बी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको के बी नहीं पता होगा ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और के बी आपको कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया ही नहीं जाता। आपको के बी आपको कभी ना कभी निकालना ही पड़ता है किसी ना किसी तरह। तो पहले हम बात कर लेते हैं के बी की, चलो नहीं पहले मोलैरिटी की बात करते हैं। तो चलो इसको क्या बोलते हैं, इसको मोलैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी। ओके, अच्छा मोलैलिटी को का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला चलो यहाँ पे लिखते हैं। मोलैलिटी, अच्छा मोलैलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सल्यूट मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन या फिर नंबर ऑफ सॉल्वेंट। क्या बता सकते हो क्या, अगर मैंने इसको मोलैलिटी भी बता दिया, एम को मोलैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या तब भी आप मुझे बता सकते हो कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ? आप मुझे नहीं बता सकते। तो आपको बताना वो पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ ये जो एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये है किसका मोल, सल्यूट का मोल है, सॉल्वेंट का मोल है या सोल्यूशन का मोल है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना है कि ये सल्यूट का मोल है और ये किसका है, सॉल्वेंट का। अब आप मुझे बताओ इसमें सल्यूट क्या है, सल्यूट था बी, सॉल्वेंट था ए। ओके, तो ये हो जाएगा Na अपॉन NB इन दिस केस, WB इन दिस केस। ओके, अच्छा ये तो हो गया मोलैरिटी, पर अभी तक बात कंप्लीट नहीं हुई। ये तो केजी के टर्म्स में हो गया, ये केजी के टर्म्स में हो गया। अगर मैं ग्राम के टर्म्स में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू Na बाई WB इनटू 1000। अब मेरे को Na की वैल्यू को अगर और एक्सपेंड करना है, ओह सॉरी WB हुआ है, Na को और एक्सपेंड करना है तो मैं क्या लिखूंगी, WA जो कि है गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WB। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये और आपको भी याद हो ही जाएगा अगर आप इसके साथ चलोगे तो। अब एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है, अब आप एलिजिबल हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप एक नीट और जेई स्टूडेंट है तो। थोड़ा बहुत दिमाग की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे भी, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं केबी की। मुझे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, न्यू मार्कर की। एक काम करती हूँ, मार्कर लेके आती हूँ। तो अब केबी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो केबी की वैल्यू होती है, क्या होती है, RTB स्क्वायर बाय 1000 इंटू LV। अब इसको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। मेरे वीडियो में आपको बिना याद करे छोड़ नहीं सकती मैं, तो इसका ट्रिक सुनो, आप अपने भाषा में लिख लेना। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, R मतलब राम, राम को स्क्वायर वाले TB से लव हो गया है, ठीक है ना, एकदम सही। तो केबी को हम क्या लिख सकते हैं, केबी का एक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर, केबी विल बी इक्वल टू क्या, RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV। और मेरे वीडियो में मैं कभी भी आपको बिना याद करे छोड़ नहीं सकती, करवाए, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत प्यारा सा ट्रिक है, आप अपने नोटबुक में अपनी भाषा में लिखे, मैं आपको कोई
डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी यहाँ पे लिख के अपनी तरह से। आप खुद की भाषा में लिखें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ट्रिक अपने भाषा में क्लाउड फॉर्म में लिखे, है ना, वो याद रहता है फिर। अच्छा, क्या है, राम को स्क्वायर वाली टीवी से लव हो गया। आर फॉर राम, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, और टीवी मतलब टीवी, हाँ टीवी वो देखते हैं ना टीवी, और एलवी मतलब लव। ऐसे करके आप याद कर लो। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एलवी क्या है? एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखा नहीं, आप खुद लिखे और आप इसका फॉर्मूला लिखे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन मोलर मास, और यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, और मैं यहाँ पे एलवी का डेल्टा एच का और मोलर मास तो आपको पता ही है, एलवी का मतलब लिख देती हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये क्या है? डेल्टा एच एंथैल्पी। तो आप इन दोनों को अच्छे से लिख ले। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा थर्ड पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ओके, तो हेडिंग लगाइए थर्ड पॉइंट की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको आप किससे डिनोट करोगे? TF से। ओके, अब बात करते हैं मुद्दे की। बिफोर गोइंग टू द मुद्दा, पहले आप ये समझे कि इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता सकती हूँ। क्या है इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल? रियल लाइफ एग्जाम्पल ये बोलता है कि अगर मेरे को कल को कोई काम धाम अगर नहीं मिल रहा, तो मान लो कि कल मुझे कुल्फी बेचने को जाना पड़े, कल मुझे सड़क में कुल्फी बेचने को जाना पड़े, तो मैं क्या करूँगी? मैं बर्फ़ लूँगी, बर्फ़ तो चाहिए होगा ना कुल्फ़ी बनाने के लिए, तो कुल्फ़ी बनाने में जो कुल्फ़ीज़ है वो मैं बर्फ़ में रखूँगी और लेके मैं चली जाऊँगी। 12 बजे की धूप में, इतनी धूप जो पड़ती है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस की जो धूप है, वहाँ पे जाके मैं कुल्फ़ी बेचूँगी, तो ऑब्वियसली शायद 1-2 बजे तक क्या हो जाएगी, वो पूरी की पूरी कुल्फ़ी जो है वो गल जाएगी। ऑब्वियसली वो उसको गलना था इसलिए गल जाएगा वो, क्योंकि वो सन के टेम्परेचर के नीचे है वो चीज़। हाँ, भले ही वो ढका हो तो भी वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अब आप बॉटल में भी अगर आप बर्फ़ वाला बॉटल में बर्फ़ पानी लेके जाते हो अगर आप कोई स्कूल में, तो आपको भी पता है कि इंटरवल के बाद तक वो बहुत पानी छोड़ देता है ऑब्वियसली, है ना। तो मेरा कुल्फ़ी उसमें क्या ही है ना। तो क्या होता है, तो वो हो जाता है मेरी पहली कंडीशन। क्या कंडीशन? पहले मैं सिर्फ पानी को, ये वाली जो कंडीशन है, इस मग्गे को मैंने क्या किया? फ्रिज के अंदर डाला। ये क्या था? नॉर्मल पानी। ओके, इसको मैंने फ्रिज में डाला और फ्रिज से निकाल के मैं चल पड़ी। और अब होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टिकिन से पढ़ने के बाद का सोल्यूशन। तो मैंने टिकिन से पढ़ा और मैंने अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। मैंने क्या किया? वो जो पानी था ना, पानी में मैंने क्या किया? मैंने नमक छिड़का। नमक छिड़कने के बाद मैंने उसको फिर फ्रिज में रखा। अब जब मैं फ्रिज में रखूंगी तो क्या होगा? उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा। मतलब जब यहाँ पे इस केस में लिक्विड 0 डिग्री में क्या करता था? आइस फॉर्म करता था। इस केस में क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अब ये -8 डिग्री में क्या करेगा? आइस फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या है? अब जो आइस फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी ज़्यादा टाइम लेगी, पर जब आइस फॉर्म हो जाएगा वो -8 डिग्री कंटेन करेगा। तो अब मेरे लिए कितना आसान हो गया। भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, पर अब जब मैं इसको फ्रिज से निकाल के अब मैं चल पड़ूंगी बेचने के लिए कुल्फ़ी, तो अब चाहे 12 बजे या 2 बजे या पूरी रात हो जाए, मेरी कुल्फ़ी गलेगी नहीं। क्यों नहीं गलेगी? क्योंकि मेरी कुल्फ़ी -8 में थी, धूप आई, पर वो धूप मेरे -8 को 0 तक ही बिगाड़ पाई, उससे ज़्यादा वो उसको और डिक्रीज़ नहीं कर पाई। मतलब अगर गल भी गया तो थोड़ा कम गलेगा। ऑलरेडी मैंने इसको -8 डिग्री तक की फ्रीजिंग पॉइंट पे इसको रख के मैं इसको लेके गई थी, सो दैट ये 0 डिग्री अगर अटेन भी कर लिया इसने तो भी ये गले ना मेरी कुल्फ़ी। अब इसको हम और डीपली समझेंगे थ्रू ग्राफ। ओके, तो आप ग्राफ बनाइए। तो अब मैं क्या करूँगी? इसका ग्राफ बनाऊँगी। ग्राफ का वही रिलेशन होगा पहले वाला। यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर पे अगेन गौर फरमाना, मैं थोड़ा बड़ा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम कुछ
बड़ा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझाएंगे एक चीज़। ये जो आपने बनाया था ना इससे पहले, ये जो चीज़ थी ये सॉल्वेंट की थी। ये आप अग्री करते हो मेरे से, करते हो कि नहीं? हाँ। फिर क्या हो जाती है, सॉल्यूशन की आपने ठीक ऐसा ही बनाया था कर्व, पर वो थोड़ा सा नीचे बनाया था। ये भी आप अग्री करते हो। तो ये चीज़ है क्या, ये कर्व है क्या? आपको दिख रहा है ये टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग, हाँ यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है अब। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है ये। तो मतलब ये टेम्परेचर को ही मोटा मोटा डिपेंड कर रहा है। आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट लिखे या टी से भी डिनोट करो तो भी चलता है। इसका बोलने का मतलब क्या है, चलो यहाँ पे टेम्परेचर ही लिख दो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा अभी मैं बताती हूँ। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे हो, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर इस तरफ से घट रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पे आते आते घट रहा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घटेगा। आपको मैंने इससे पहले वाले में क्या बताया था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो वेपर प्रेशर भी घट रहा है टेम्परेचर के साथ। पर ये जो ये कर्व है ना, ये किसका कर्व है, ये लिक्विड का कर्व है। पहले क्या होता है, एक पानी ही होता है, वो लिक्विड ही होता है। पर जब आप इसके टेम्परेचर को कम करते रहोगे तो वो लिक्विड किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदलने की कोशिश करेगा। पर अभी तक नहीं सॉलिड में बदलेगा, एक पॉइंट पे जाके वो सॉलिड में बदलेगा। और वो पॉइंट क्या है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पहले ये जो ये लाइन है, ये क्या लाइन है, ये लिक्विड का लाइन है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही लिक्विड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट को दर्जा दे दिया यहाँ पे लिखने का। और ये भी जो लाइन है ये क्या है, लिक्विड का लाइन है। पर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये लिक्विड क्या हो सकता है, सॉलिड में बदल सकता है। तो ये वो वाला टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूँगी, फ्रीजिंग पॉइंट है ये। ओके, तो इसके बाद जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिक्विड भी लिख सकते हो आप, है ना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा है। तो देखो TF फिर क्या है, TF एक फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इट इज अ पॉइंट एट विच vapor phase, solid and liquid phase becomes same. Solid phase is equal to the liquid phase. अब इसका मतलब क्या है, मतलब इस कंडीशन में आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लिक्विड सॉलिड होने को जा रहा है या सॉलिड लिक्विड होने को जा रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन पॉसिबल है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये किसका है, सॉल्वेंट का है, मतलब इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट। पर अब सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन बनते वक्त ये सॉलिड और लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो लिक्विड है यहाँ पे टच कर रहा है। मतलब अब ये जो है, ये है इसका क्या, फाइनल सोल्यूशन, जो कि TF प्रेजेंट कर रहा है। TF क्या है, फाइनल, TF नॉट क्या है, इनिशियल। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला डिफरेंस, ये क्या कहलाता है, डेल्टा TF। और इसी डेल्टा TF को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो आपको क्या कहाँ पे लिख के बताऊँ मैं, चलो यहाँ पे लिख के बताती हूँ। देखो अब मैं आपको डीपली नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक ही बात है, तो इसको मैं मोलैरिटी को खुल के नहीं बताऊंगी। इसमें मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही बताऊंगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट को आप इधर लिखे, फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर यहाँ पे आप फॉर्मूलेज लिखे। ये वाला स्पेस फॉर्मूले लिखने के लिए रखते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। और इस KF को क्या बोलते हैं, वो उसको एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे। अच्छा, मैंने पिछले वाले में लिखा नहीं था डेल्टा KF की वैल्यू और KB की वैल्यू। तो KB की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, और KF को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
अच्छा, तो के एफ को क्या बोलते हैं, आर टी भी बोलते थे वहाँ पे, टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लव, नहीं लव, एल एफ, और एल एफ को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच अपॉन मोलर मास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल एफ इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का भी टॉपिक खत्म होता है, तो आप इसको लिख ले। लास्ट पे हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन का, कौन सा टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक पे, हो गया ना। तो आप हेडिंग लगाइए ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं फाई से। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आप ऑस्मोसिस को जान लीजिए, ठीक है ना। ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर नोइंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको ऑस्मोसिस का मतलब पता होना चाहिए। क्या है ऑस्मोसिस का मतलब, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम लो सल्यूट कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन। ओके, बहुत बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है ये हाई टू लो, लो टू हाई क्या होता है। यहाँ पे मैंने सल्यूट बोला है। एक और बात आ जाती है यहीं पे, फ्रॉम, इस चीज को आप और भी लिख सकते हो, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। दोनों में मैंने क्या लिखा, आप मुझे पहले ये बताएं, मैं यही सुनना चाहती हूँ। अगर आप ये समझ गए ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देना और, ओके। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो पानी का जो मूवमेंट है यहाँ पे लो टू हाई, क्या ये आपको पता होना चाहिए। लो सल्यूट और हाई सल्यूट ये बोला गया, मतलब लो सल्यूट जहाँ पे, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये है आपका दीवार, ये है आपका बैरियर दोनों का। यहाँ पे मैंने एक कंसेंट्रेशन लिया C1, यहाँ पे लिया C2, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ सल्यूट पार्टिकल्स लिए और यहाँ पे कुछ बहुत सारे सल्यूट पार्टिकल लिए। और यहाँ पे जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी कम होता है, सॉल्वेंट कम होता है, और यहाँ पे पानी क्या है, ज़्यादा है। ये तो आपको देख के पता चल रहा है। मतलब यहाँ पे सल्यूट क्या है, कम है, और वाटर क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, सल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, जहाँ से पानी ज़्यादा है वहाँ से कम पानी, मतलब वाटर हाई टू लो वाटर, और सल्यूट का क्या है, यहाँ पे कम है, तो लो सल्यूट टू हाई सल्यूट। समझ गए आप मेरी बात। ऑस्मोसिस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हो जाता है। तो एक काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मैं आपको ये पे समझा देती हूँ। अब इसको लिख लीजिए, मैं अभी पॉज करके लिख लीजिए, मैं फिर अभी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर। The pressure applied to prevent osmosis is called as osmotic pressure, जिसको हम OP से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इस osmotic pressure का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। समझ गए आप। और CRT का फुल फॉर्म, CRT का मतलब क्या है, C का मतलब है मोलैरिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। R का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपको पता ही था। और T का मतलब होता है टेम्परेचर। दैट्स इट। तो इतना ही था इसके बारे में। तो पहले आप इसको लिखो, फिर आगे मैं बात करती हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वो वाला कंडीशन जब हम प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से कुछ ज़्यादा ही लगा लेते हैं।
तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रेशर अप्लाइड व्हेन प्रेशर अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। वो तो ठीक है, पर रिवर्स ऑस्मोसिस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? अभी जो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा ना, बस उसको उल्टा लिख दो। अभी मैंने आपको बताया था ना, मूवमेंट ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन लिख देना। क्या लिखना? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ओके, ये क्या हो जाएगा? हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। और कंडीशन क्या है ये? व्हेन प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अच्छा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपके केंट आरओ में। किसमें? आपकी केंट आरओ में। मतलब आप जिस फिल्टर से पानी पीते हो वही फिल्टर आउट वाटर जो आप पी रहे हो, वो उसमें जो मैकेनिज्म लग रहा है फिल्टर में, वो रिवर्स ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म लग रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम क्या पढ़ने जाएंगे? वेंट ऑफ फैक्टर। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। देखो, वेंट ऑफ फैक्टर तो पढ़ेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर जाने से पहले आपको एक और बात, मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पता होगा, पर ये वाली बात आपको शायद नहीं पता होगी, इसलिए मैं बता दूं कि 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे भी सोल्यूशन के एक और 3 टाइप हो गए। क्या क्या 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं? एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और एक क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू देखते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो मतलब वो हाइपरटोनिक कंडीशन है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के, मतलब जो मैंने आपको 2 दिखाए थे, मैंने एक्वेरियम में 2 पार्ट्स बताए थे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल हुआ तो वो हो जाता है आइसोटोनिक कंडीशन। और अगर किसी का कम हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो हो जाता है हाइपोटोनिक कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या अभी मैंने आपको बताया था C1R1T1, C1R-T1 जो क्या था? Phi1 है, और C2R-T2 क्या था? Phi2। तो अगर मैं बताऊं कि Phi1 becomes equal to Phi2, it means Phi1 is what? Hypertonic, hypertonic, और Phi2 क्या है? Hypotonic। और Phi1 equal to Phi2 क्या है? Isotonic। यही चीज़ बताने वाली थी मैं, बस इतनी सी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लिख ले, मैं अभी इसको मिटा देती हूँ, फिर वेंट ऑफ पढ़ती हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर की। तो आप हेडिंग लगाइए, वेंट ऑफ फैक्टर विथ नोट्स ई। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ओके, अब वेंट ऑफ फैक्टर का काम क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर का काम होता है जो ऑब्जर्व वैल्यू आप जो निकाल चुके हो, या फिर जो आफ्टर वैल्यू आप निकाल चुके हो अपॉन बिफोर वैल्यू, जो आपको कैलकुलेटेड वाला मिला है। मतलब जो आपको पहले आपने जो देखा अपॉन आपने क्या किया। अच्छा, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताती हूँ। आई के बहुत सारे क्या होते हैं? फॉर्मूलेज होते हैं। तो आपको लिखना है ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन किसका? आई का। आई का ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन आई का कंसंट्रेटेड वैल्यू। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। अगर आपको आई निकालना हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आप ही के लिए छोड़ा है मैंने,
रिएक्शन। पता है कौन सा रिएक्शन? याद रखने के लिए बोल रही हूँ, पहले ए फिर बी आता है, मतलब आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन। ये हो जाएगा दूसरा वैल्यू किसका? आई का। एक और होता है इसका फॉर्मूला, एक और क्या होता है? एक और होता है नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। देखो अगर आपको कुछ नहीं दिया होगा, अगर आपको सिर्फ मोलर मास दिया होगा और तब आपको आई फाइंड करना हो, तो आपको क्या लिखना है? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आप ये तीनों फॉर्मूले लिख लेना वेंट ऑफ फैक्टर में। फिर हम बात करेंगे वेंट ऑफ फॉर्मूले के फॉर्मूले क्या होते हैं, ये भी बात करेंगे, टेंशन मत लो, हटाने दूंगी इसको। वेंट ऑफ फॉर्मूले के फैक्टर का एक्चुअल फॉर्म वैल्यू जो आपको 99% क्वेश्चन में देखने को मिलता है वो क्या है? आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन डैश माइनस 1 टाइम्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि है अल्फा। आपको पता है अल्फा को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही मानते हो। अब ये एन डैश क्यों लिखा है मैंने? ये एन डैश इसलिए लिखा है क्योंकि ये एन डैश जो है ना ये वेरी करता है। अब मैं अगर ये लिख के चली जाऊँ और बताऊँ कि बस ये होते हैं फॉर्मूला और इसके थ्रू आप निकाल लेना कि किस तरह से आई निकालते हैं, तो क्या आप क्वेश्चन में लिख पाओगे? क्या आपको सच में लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे? आप यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, नो मैटर, पर आप यहाँ पे आके अटक जाओगे। और 99% क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, आप बस इस फॉर्मूले को देखो लिख लोगे। और हाँ, मैं आपको चलो ये भी बता देती हूँ कि वेंट ऑफ फैक्टर जो आई है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और एसोसिएशन के केस में एन डैश की वैल्यू क्या हो जाती है? एन हो जाती है। एसोसिएशन के केस में एन डैश की वैल्यू हो जाती है 1/n, और डिसोसिएशन के केस में एन डैश की वैल्यू हो जाती है n। ऐसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो, एसोसिएशन और यह है डिसोसिएशन। तो क्या अब आप बता सकते हो कि आप आई की वैल्यू निकाल लोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको इसके कंडीशन के बारे में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वो मैं यहीं पे बताऊंगी आपको। आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपके फॉर्मूला लिख के आपको ये भी बताऊंगी कि फॉर्मूले को किस तरह से एक्सपेंड करके आपको पढ़ना चाहिए, एक एक चीज़ें, है ना। क्योंकि जस्ट फॉर्मूला लिखने से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर्मूले की कंडीशन को भी लिखना चाहिए आपको। क्वेश्चन गेम आप जब कुछ खेलते हो, जंगली रमी जैसे टाइप ऑफ गेम्स, तो आपको नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो आपको कंडीशन जो है वो समझना पड़ेगा, तभी आप मैदान में उतर पाओगे। तो आपको एक एक फॉर्मूले की कंडीशन और टर्म्स समझ में आना चाहिए। अभी मैं मिटा के आपको एक एक चीज़ों को डीपली पढ़ाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि कब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आई को किस तरह से फॉर्मूले के बेस पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन डैश माइनस 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपको पता था अब तक। अब क्या करना, आई को दो टुकड़ों में सेपरेट करना। किन दो टुकड़ों में? डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला टर्म आता कब क्यों है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे एन डैश की वैल्यू है, मतलब एन डैश की वैल्यू अपना गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है अलग अलग सिचुएशन में। हाँ, तो इस कारण की वजह से एन डैश डिसोसिएशन में अलग तरीके से बिहेव करता है और एसोसिएशन में अलग तरीके से बिहेव करता है। तो आपको क्या पढ़ना है, एन डैश को किस तरह से डिसोसिएशन में निकालना चाहिए और एन डैश को किस तरह से एसोसिएशन में निकालना चाहिए। इसलिए हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और हाँ, इसको इतना यहाँ पे नहीं लिखूंगी मैं वाइडली, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए। तो फॉर्मूला शीट ऐसे बनाते हैं, देखो। पहले यहाँ पे मैं डिसोसिएशन लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? जब एक पर्टिकुलर कंपाउंड दो टुकड़ों में टूटते हैं, जो कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन के केस में बताया था। और एसोसिएशन मतलब जब दो टूटे हुए कंपाउंड एक कंपाउंड में जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन बोलते हैं। तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? मान लो A प्लस 2B माइनस गिव्स व्हाट? AB2। ठीक है। एसोसिएशन में मान लो AB2 नहीं लेंगे, अब A3B2 लेते हैं, गिव्स 2A प्लस 3B माइनस। एम आई राइट? ठीक है।
तो अब बात करते हैं A3B2, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और ये भी वैसे ही। ओ आई एम सॉरी, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है। अगर आप इसको ऐसे सेपरेट करोगे तो यहाँ पे B2 माइनस आ जाएगा और A प्लस आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 माइनस करना है। और जब आप इस 2 माइनस को हटा देते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है। एक मिनट रुको, हाँ। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मान लो 2A प्लस और B माइनस लेते हो तो इससे क्या हो जाएगा, A2B हो जाएगा। और अगर आप एसोसिएशन में इसको देखते हो तो क्या करोगे, मान लो A3B2 ले रहे हो आप, हाँ, A3B2, तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, A3 माइनस प्लस 2B माइनस। एम आई राइट? आगे बढ़ते हैं। अब डिसोसिएशन में मैंने आपको क्या बताया, एन डैश की वैल्यू, मतलब इसको देखना है। डिसोसिएशन में मैंने आपको एन डैश की वैल्यू क्या बताई थी, एन होती है, और यहाँ पे 1/n होती है, ये बताई थी मैंने। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एन की वैल्यू होती क्या है, एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। मतलब कि ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं कोफिशिएंट्स, है ना, जो आयंस के साथ चिपके हुए हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यहाँ पे एन कितना है, 2 + 1 क्या 3, और यहाँ पे क्या है 3 + 2 5। समझ रहे हो ना? इस तरह से आपको एन की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता चल गया एन के वैल्यूज इस तरह से निकालते हैं। अब बात करनी है, 1 तो 1 ही रहेगा, चलो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली चीज़ का, कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। सारे कंडीशंस लिख डालो एक फॉर्मूला शीट में। इससे क्या होता है कि आप कभी भी फिजिक्स में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो भी आप ऐसे फॉर्मूलेज लिख के, सारे कंडीशन लिख के जब करोगे ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जस्ट फॉर्मूलेज देख के एग्जाम को अपीयर होना है, आप फुल मार्क्स भी ला सकते हो। देखो इसको जो समझते हैं, अब ये है डिग्री ऑफ, फिर इसको भी समझेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो गया बस आई पढ़ लिया हमने, बस इतना सा पढ़ के, ये भी समझेंगे, ये भी चेंज होता है भाई। इसके बारे में बाद में बात करिए, यहाँ पे बात करेंगे। चलो इसके बारे में यहाँ पे बात करें। यहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या करता है, बदलता है। जब इलेक्ट्रोलाइट, जब ये जो कंपाउंड है 100% डिसोसिएट हो जाता है, जब 100% डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब 100% मतलब क्या होता है, 100/100, तो क्या होता है, 1 होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब समझ रहे हो, होना कितना चाहिए, 100 होना चाहिए। हुआ कितना, 100, मतलब होना कितना चाहिए अपॉन हुआ जितना इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो कंप्लीट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखाती है, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखाती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको मिला है फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। ओह, इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ता है। आप यहाँ पे लिखे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन 100। इस तरह से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ता है। इनिशियल वैल्यू आपको दी होगी और आपको फाइनल वो आप उसको इसके साथ माइनस करनी पड़ेगी, अलॉन्ग विथ स्टोइशियोमेट्री को भी मल्टीप्लाई करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए। कोई बात नहीं, मैं आपको इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, पर इसको देख लेना। तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। 100% डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे लास्ट बात करेंगे आई की वैल्यूज में क्या डिफरेंस आएगा। अच्छा, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, क्या बोला मैंने, फॉर नॉन, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में और किडनी पे ले लो ये बात। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, अब तक आपने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1,
ये जो चीज़ें थी ना, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड थी, पर जब इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशंस दिख जाएंगे ना ऐसे ऐसे, तब ये वैलिड नहीं होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो भी आपने पढ़े थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो भी आपने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे आपने, डेल्टा टी एफ की बात की थी हमने, डेल्टा टी बी की बात की थी हमने, फाई की भी बात की थी। ये सारे के सारे कंडीशन में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है आई, मल्टीप्लाई करना है आई से, आई सी आर टी, आई के एफ इंटू मोलैरिटी, आई के बी इंटू मोलैरिटी। इस तरह से आपको इसमें आई की वैल्यूज़ डाल डाल के आपको सॉल्व करनी है। तो इसी के साथ हमारे सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से आई यूज़ करना है वो भी बता दिया मैंने। पर हाँ, यहाँ पे लिख लो आई विल बी इक्वल टू 1 फॉर, किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला शीट जिस तरह से वेंट ऑफ फैक्टर का बनाया मैंने खत्म होता है। इस तरह से आपको एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर माइंड मैप ऑफ एनी टॉपिक। ओके, चलो आप इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लो। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें ये सारा का सारा डिज़ाइन यूज़ होगा और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।